हेलो स्मार्ट लर्नर्स, दिस इज़ विदुषी शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपके साथ टाइप्स ऑफ वायरस डिस्कस करूंगी, बट टाइप्स डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं वायरस की। तो सबसे पहला जो वायरस था वो 1971 में आया और इसका नाम था क्रीपर, CREEPER, क्रीपर। ये एक एक्सपेरिमेंटल वायरस था जो सिर्फ एक्सपेरिमेंट के पर्पस से बनाया गया था और इसे अमेरिका की एक लेबोरेटरी जिसका नाम है BBN टेक्नोलॉजी, वहाँ पे डेवलप किया गया था। और इसके डेवलपर थे बॉब थॉमस। So this was the first वायरस दैट केम इन द वर्ल्ड। देन उसके बाद हमारे पास बहुत सारे वायरसेस आए, बट अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ वायरस, कंप्यूटर वायरस कौन है, तो आप हमेशा अपने एग्ज़ाम्स में वॉन न्यूमैन को टिक करें, क्योंकि इन्होंने ही वायरस के ऊपर सबसे पहले रिसर्च की थी और अपना पेपर पब्लिश किया था। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ वायरस से। सबसे पहले आता है बूट सेक्टर वायरस। अब बूट सेक्टर वायरस जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये बूट क्या है। मैंने बहुत बार अपने पिछले लेक्चर्स में एक टर्म यूज़ की है आप लोगों के साथ, बायस, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सो ये जो बायस है ये क्या होता है, पहले इसे जान लेते हैं। जब भी हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो प्रोग्राम लोड होता है हमारे रैम में वो बायस है। अब ये है क्या? एक्चुअली जो BIOS बायस है वो रीड ओनली मेमोरी है, रोम चिप्स हैं, एंड दिस इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम दैट रन व्हेन यू स्विच ऑन द सिस्टम। अब जब हमारे पास हम सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो बहुत सारे बायस के कंपोनेंट्स जो हैं वो रन होते हैं। सबसे पहले जो हम स्विच ऑन करते हैं अपना जब सिस्टम, तो सबसे पहले एक POS, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, आपके इस वायरस से अलग है थोड़ा सा टॉपिक, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए आपको। सबसे पहले एक पोस्ट होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे रैम, हमारे कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, हमारे विजुअल ऑडियो डिस्प्ले सिस्टम्स, सब कुछ जो है वो चेक होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड कंपोनेंट बायस का रन होता है, उसका नाम है सेकंड कंपोनेंट है बेसिक ड्राइवर। जो सेकंड कंपोनेंट बायस का हमारे सिस्टम में रन होता है डैट इज़ बेसिक ड्राइवर्स, जिसमें हमारे जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसके बेसिक ड्राइवर्स जो हैं वो चेक होते हैं, उनकी फंक्शनिंग चेक होती है। देन उसके पास थर्ड कंपोनेंट हमारे बायस का रन होता है डैट इज़ सीमॉस। अब सीमॉस क्या करता है, हमारे डेट एंड टाइम चेक करता है, अनेबल डिसेबल पोर्ट्स चेक करता है, हमारे बूट डिवाइस प्रायोरिटी चेक करता है कि जो हमारा बूट होना है, सिस्टम स्टार्ट होना है, वो कहाँ से स्टार्ट होना है, वो हार्ड डिस्क से होना है, किसी फ्लॉपी डिस्क से होना है, या किसी पेन ड्राइव से होना है, कहाँ से होना है, तो बूट डिवाइस प्रायोरिटीज़ चेक करता है। एंड अनेबल डिसेबल पोर्ट्स चेक करता है, जैसे मैंने आपको बताया कौन से अनेबल डिसेबल मदरबोर्ड में कंपोनेंट्स हैं वो चेक करता है। तो उसके बाद तो ये है हमारे बायस का थर्ड कंपोनेंट सीमॉस। और उसके बाद हमारे बायस का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रन होता है डैट इज़ BSL, बूटस्ट्रैप लोडर। ये बूटस्ट्रैप लोडर क्या है? दिस इज़ द प्रोग्राम जो एक्चुअल में हमारे कंप्यूटर में रन होता है। दिस इज़ द एक्चुअल फर्स्ट प्रोग्राम जो हमारे कंप्यूटर में रन होता है। अब ये कहाँ से रन होता है? जैसे ही BSL की टर्न आती है तो BSL बूटस्ट्रैप लोडर
किसे पॉइंट आउट करता है? हमारी हार्ड डिस्क में बहुत सारे, आपने अगर हार्ड डिस्क कभी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा हार्ड डिस्क ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड होती है। तो हार्ड डिस्क का जो सेक्टर 0 होता है, सेक्टर 0, ये सेक्टर 0 को पॉइंट करता है। क्यों करता है? क्योंकि वहाँ पे हमारे पास एक टेबल पड़ा होता है जिसे बोलते हैं MBR। क्या बोलते हैं? MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड। मास्टर बूट रिकॉर्ड। अब इस मास्टर बूट रिकॉर्ड में क्या होता है? हमारी पार्टीशंस होती हैं। पार्टीशंस आपने देखा होगा, सी ड्राइव अपने सिस्टम पे आपने देखा होगा बहुत बार, सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है, ई ड्राइव, एफ ड्राइव। तो ये जो ड्राइव्स हैं, ये जो पार्टीशंस हैं, वो कहाँ पड़ी होती है? मास्टर बूट रिकॉर्ड, पार्टीशन टेबल के अंदर। अब इसी पार्टीशन टेबल का जो फर्स्ट पार्टीशन होता है उसे कहते हैं सिस्टम रिजर्व्ड। ये हमारे पास पार्टीशन टेबल है, जो उसका फर्स्ट पार्टीशन है उसे बोलते हैं सिस्टम रिजर्व्ड। और नेक्स्ट पार्टीशन में आपकी बाकी ड्राइव्स होती हैं, सी डी एक्सेट्रा। ठीक है, तो जो सिस्टम रिजर्व्ड है, यहाँ पे एक पॉइंटर रहता है जो पॉइंट करता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी लोकेशन में पड़ा है हार्ड डिस्क की। ये पॉइंटर यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या बूटिंग का प्रोसेस नहीं पड़ा होगा, यहाँ सिर्फ एक पॉइंटर पड़ा होगा जो पॉइंट करेगा कि हार्ड डिस्क में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्चुअल में कहाँ पे है, वो क्यों। अब ये जो पॉइंटर होता है ना, ये यूजुअली हाइड होता है। क्यों हाइड होता है? ताकि कोई भी वायरस अगर हमारे सिस्टम पे अटैक करता है तो वो इस पॉइंटर तक ना पहुँचे, क्योंकि अगर वो पॉइंटर तक पहुँच गया तो ऑब्वियस सी बात है हमारा सिस्टम क्या होगा? करप्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर वो पॉइंटर तक पहुँच गया तो उसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकेशन का पता चल जाएगा। क्योंकि पॉइंटर क्या पॉइंट कर रहा है? पॉइंटर ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो उसे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पड़ा है उसकी लोकेशन पता चल जाएगी, इसलिए ये हाइड होता है। सो अब जब BSL यहाँ पे पहुँचता है, मीन्स कि जब हमारा पॉइंट हम यहाँ पे पहुँचते हैं, वहाँ से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। तो ये जो मैंने आपको पूरा पढ़ाया, इसका मेन मोटिव था नटशेल में कि BSL लोड होगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में, और वो कहाँ से होता है? सेक्टर 0। और वो सेक्टर 0 में हमारे पास क्या पड़ा होता है? एक MBR पड़ा होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, जिसमें एक पार्टीशन टेबल है, और उस पार्टीशन टेबल का जो फर्स्ट पोर्शन है वहाँ लिखा रहता है सिस्टम रिजर्व्ड। तो वो सिस्टम रिजर्व्ड में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की लोकेशन पड़ी है। अगर आप कभी चाहते हैं इसे देखना तो आप एक कमांड लिख सकते हैं या फिर सर्च बार पे सीधे ही टाइप कर सकते हैं। कमांड बता देते हैं पहले आपको, विंडो, वेट आप कमांड लिख सकते हैं इसमें टाइपिंग की बहुत प्रॉब्लम, COMP मैनेजमेंट MSC.MSC आप ये कमांड लिखें तो आपके पास, या फिर आप सीधे ही रन में वहाँ पे जाएं। ये कमांड आपको लिखने का है। ये कमांड आपको अपने सिस्टम में विंडो की एक की होती है, विंडो की +R को प्रेस कीजिए तो आपके पास रन ओपन हो जाएगा। उस रन में आपको COMP मैनेजमेंट का शॉर्टकट MGMT.MSC लिखना है। तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। उस विंडो में आपने डिस्क मैनेजमेंट में जाना है, डिस्क मैनेजमेंट में, और वहाँ पे आपको सारी पार्टीशंस जो हैं मिल जाएंगी। नहीं तो आप डायरेक्टली अपने स्टार्ट में कंप्यूटर मैनेजमेंट करके टाइप कर सकते हैं और वहाँ से आप डिस्क मैनेजमेंट में जाकर पार्टीशंस को देख सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक बायस का एक ओवरव्यू दिया शॉर्टकट में। सो ये जो बायस है, अब जो वायरस है वो इसी बायस को इन्फेक्ट करता है। अब ये क्या करेगा?
A boot sector virus used to propagate mainly via plugged devices like USB keys, floppy disks, CD-ROMs. As technology moves on, the boot sector virus have become rarer, and these days they mostly live on as email attachment. तो आजकल जो है जो बूट चिप्स आती हैं, बायस चिप्स आती हैं, वो मोस्टली सिक्योर होती हैं, इसलिए बूट सेक्टर वायरस जो है वो आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता. बट बहुत सारे और वायरसेस ऐसे हैं जो बूट सेक्टर वायरस ना होते हुए भी हमारे बूटिंग सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकते हैं. एक्चुअली आते तो वो भी इसी की कैटेगरी में है, बट दे कैन इन्फेक्ट अवर पीसीस. सो इसमें सबसे पहले एक आता है एल क्लोनर. जैसे क्रीपर जो था, मैंने आप लोगों को बताया कि फर्स्ट वायरस था जो हमारे वर्ल्ड को नोन हुआ, वैसे ही एल क्लोनर भी फर्स्ट वायरस ही था. बट ये एक ऐसा वायरस था जो पर्सनल कंप्यूटर्स को इफ़ेक्ट किया. जी हाँ, पर्सनल कंप्यूटर. एक्चुअली जो क्रीपर था वो नेटवर्किंग में चेक हुआ, बट जो पर्सनल कंप्यूटर्स को अफेक्ट किया वो एल क्लोनर ने किया. सो दिस इज़ द फर्स्ट वायरस दैट इफेक्टेड द पर्सनल कंप्यूटर्स. तो दिस इज़ द फर्स्ट वायरस. देन पैरिटी बूट ब्रेन एक बहुत ही फेमस वायरस था, बूट सेक्टर वायरस था, जिसने MS-DOS फाइल्स को इफ़ेक्ट किया. अब उसके बाद स्टोन्ड आया. तो दीज ऑल आर बूट सेक्टर वायरस. एल क्लोनर के बारे में आपको थोड़ा और बता दूं, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वायरस. तो शायद इसके बारे में कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए. तो ये 1982 में आया था. क्रीपर 1971 में आया था. तो जो एल क्लोनर था वो 1982 में आया, और इसने एप्पल्स के ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल सेकंड के ऑपरेटिंग सिस्टम्स को था इफ़ेक्ट किया था. तो चलें आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, मेमोरी रेजिडेंट वायरस. मेमोरी रेजिडेंट वायरस, एज द नेम इटसेल्फ सेज, कि ये मेमोरी में रहते हैं. It lodges in main memory as a part of resident system program. From that point on, the virus infect every program that execute. तो अब मेन मेमोरी में कोई वायरस कैसे आएगा? तो थोड़ी सी बैकग्राउंड जान लेते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स की मेमोरीज होती हैं. एक होती है रैम, पर्सनल प्राइमरी मेमोरी. एक होती है सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एक्सेट्रा. ठीक है. तो जब भी अब हमने काफ़ी बार सुना होगा कि 2 GB रैम, 1 GB रैम, 4 GB रैम. ठीक है. बट जो हम हार्ड डिस्क सुनते हैं वो TBs में होती है मोस्टली आजकल. तो हम बोलते हैं 4 TB हमारी हार्ड डिस्क है. तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी ज़्यादा कैपेसिटी होती है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी मेमोरी. तो हमारे सिस्टम में क्या रहता है कि जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जो फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड है, जो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम रन करने हैं, मीन्स कि जो फाइल्स हम रन करते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के प्राइमरी मेमोरी में आते हैं. यानी कि सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क से उठ के प्राइमरी मेमोरी रैम में आएंगे, लोड होंगे और फिर रन होंगे. और वैसे ही अगर हमारी रैम में स्पेस नहीं है या फिर कोई फ़ाइल काफ़ी देर से रैम में है, तो रैम से वो फ़ाइल स्वैप आउट होके हार्ड डिस्क में चली जाती है. तो जो फाइल्स सेकेंड इस प्रोसेस को, जहाँ पे कुछ फाइल्स हार्ड डिस्क से उठ के रैम में आ रही हैं और रैम से उठ के हार्ड डिस्क में जा रही हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वैपिंग. क्या बोलते हैं? स्वैपिंग. कि कुछ फाइल्स स्वैप आउट हो जाती हैं, कुछ प्रोग्राम्स स्वैप आउट हो जाते हैं और कुछ प्रोग्राम्स स्वैप इन हो जाते हैं. तो जो प्रोग्राम्स
अब हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो कभी स्वैप आउट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको हमारे सिस्टम को हमेशा चाहिए, उनकी प्रोसेसिंग, उनकी वर्किंग हमारे सिस्टम को हमेशा रिक्वायर्ड है। जैसे आपने बड़ी बार देखा होगा, आपके सिस्टम में हमेशा जो है क्लॉक चलती है, डेट एंड टाइम शो होता है। अब ये कब होगा? अब कोई मीन्स कि कैलेंडर जो है वो हमेशा बैक ऑफ प्रोसेसिंग में रन होता है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आपके कंप्यूटर की आपको टाइम दिखना बंद हो जाता है। इसका मतलब जो कंप्यूटर में टाइम या डेट टाइम का प्रोसेस है वो हमेशा रन होता है। तो इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ रन हो रही है, इसका मतलब वो कहाँ पे है? वो रैम में है। वो कहाँ पे है? वो रैम में है। अब अगर वो रैम में है मीन्स कि वो परमानेंटली रैम में है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा हमें शो हो रही है। सो कुछ ऐसे फाइल्स, जैसे कि मैंने आपको बोला कैलेंडर का भी एग्जांपल दिया, कि कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हमेशा हमारी मेन मेमोरी में रहते ही रहते हैं। तो जो वायरस होते हैं, मेमोरी रेजिडेंट वायरस होते हैं, वो ऐसे ही प्रोग्राम्स जो हमेशा रैम में रहेंगे उनके साथ अटैच हो जाते हैं और हमारे सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि वो हमेशा अगर वो रैम में रहेंगे तो रैम में क्या होता है, और प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट होते हैं। तो जो जो प्रोग्राम रैम में फिर एग्जीक्यूट होगा वो उन सारे प्रोग्राम्स को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि ये ऐसे वायरस होते हैं जो मेमोरी में, मेन मेमोरी में हमेशा रहते हैं। और जब हमेशा रहेंगे तो हमारे जो मेन मेमोरी में हमेशा जो अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना है, जितनी भी फंक्शनिंग होनी है एग्जीक्यूशन की, वो हमेशा मेन मेमोरी से होनी है। तो ये हमेशा क्या करेंगे, फिर किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल के साथ अटैच हो जाएंगे और क्या करेंगे, उस फाइल को करप्ट कर देंगे। एक बहुत ही फेमस मेमोरी रेजिडेंट वायरस था जिसका नाम था जेरूसलेम वायरस, फ्राइडे 30th वायरस। ये क्या करता था, हमेशा थर्टियथ फ्राइडे को एग्जीक्यूट हो जाता था। तो ये एक बड़ा ही मलीशियस वायरस था जो हमेशा एक्टिवेट हो जाता था। कब? फ्राइडे 30th को। तो बेसिकली अगर ये हमेशा फ्राइडे 30th को एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये क्या है? ये एक लॉजिक बॉम्ब है, क्योंकि इसमें फिक्स कर दिया है कि इसे इस डेट में एक्टिवेट होना है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। File virus, the traditional and still most common form of virus. By targeting executable files.exe.com, file virus slow down the programs and damage the system files when a user runs them. When the infected file is accessed or executed, it may be partially or completely overwritten by the virus. So ये एक ऐसा वायरस है जो कि नाम से ही पता चल रहा है, माफ़ कीजिएगा, जो कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ पे रहेगा, किसे इफ़ेक्ट करेगा, हमारी फाइल्स को। ये किसी बूटिंग प्रोसेस को नहीं इफ़ेक्ट करेगा, मेमोरी में नहीं रहेगा, ये हमारी फाइल्स को, इसका सिंपल पर्पस है हमारी फाइल्स को इफ़ेक्ट करना। सो ये किसी भी गेम फाइल, किसी भी स्प्रेडशीट फाइल, किसी भी वर्ड फाइल को परमानेंटली डैमेज कर सकता है, उसके कंटेंट को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। तो इसकी एक बहुत ही पॉपुलर टाइप आई थी जिसका नाम था कैस्केड। कैस्केड का मतलब क्या होता है? वाटरफॉल, यानी कि इस तरह के फ्लो में, वाटरफॉल फ्लो। सो बस कैस्केड वायरस भी कैसा था? एक ऐसा वायरस था जिसका जो टेक्स्ट था, जो उसका टेक्स्ट लिखा आता था ABCDEF, एक वाटरफॉल के पैटर्न में आता था। तो ये एक बड़ा ही डेंजरस फाइल वायरस था जो पॉपुलर हुआ था।
Now comes macrovirus. These are written in high level languages like Visual Basic. These viruses are triggered when a program capable of executing a macro is run. सबसे पहले मैक्रो वायरस पढ़ने से पहले हमें मैक्रो पता होना चाहिए कि मैक्रो क्या होता है. हमारे अगर किसी बच्चे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है तो वहाँ पे मैक्रो यूज़ होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. नहीं तो वर्ड एक्सेल में मैक्रो एक फंक्शन रहता है और ये क्या करता है, ऑटोमेट कर देता है प्रोसेस को. ये रिकॉर्डिंग कर लेगा. अगर कोई रिपीटिव नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं तो ये उन्हें रिकॉर्ड कर लेगा. तो इसके बाद हमें बार बार वो इंस्ट्रक्शन लिखनी नहीं पड़ेंगी, हमें सिर्फ उसे प्ले करना है. सो ये एक टूल है जो वर्ड एक्सेल में इस्तेमाल होता है और ऑटोमेट कर देता है रिपीटेटिव टास्क को. सो बस मैक्रोवायरस भी, और ये लिखे हाई लेवल लैंग्वेजेस में जैसे विजुअल बेसिक में ये लिखे जाते हैं. सो अगर ये रिपीटेटिव टास्क को, जैसे ही मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, ऑटोमेट कर देता है रिपीटेटिव टास्क को. हमें बार बार उसे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस उसको प्ले करना होता है. तो बस ऑल द मैक्रो वायरसेस इन्फेक्ट द वर्ड डॉक्यूमेंट, एनी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट्स वर्ड कैन बी इफेक्टेड. तो ये उसी को इफ़ेक्ट करेगा, उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्ट करेगा जहाँ मैक्रो का टूल होगा. ठीक है. अब इसकी मोस्ट पॉपुलर जो आया था वो था मलेशिया वायरस. अब ये इस वायरस ने क्या किया, ये कहाँ से स्प्रेड हुआ, ये मेल्स के थ्रू स्प्रेड हुआ था. इट्स अ मास मेलिंग वायरस. मास मेलिंग वायरस, मेल्स के थ्रू ये स्प्रेड होता था. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. Multi-parted virus. This type of virus is able to infect multiple parts of a system, including boot sector, memory, and files. Thus, the virus can infect the entire system. It is also known as hybrid virus. Example है ghost ball. अब ये क्या है? It's a fast moving virus. फास्ट मूविंग. ये बहुत ही जल्दी स्प्रेड होता है. अगर कभी कोई क्वेश्चन आए कि सबसे फास्ट मूविंग वायरस है तो आप आंख बंद करके इसे टिक कर सकते हैं. इट्स अ फास्ट मूविंग वायरस. और ये क्या करता था, जैसे इसका नाम ही बता रहा है, मल्टी पार्टेड. ये मल्टीपल पार्ट्स में होता था. अब अभी तक मैंने आपको जितने भी वायरस बताए वो कहीं ना कहीं कोई बूट सेक्टर को हर्ट कर रहा है, कोई हमारे प्रोग्राम्स को हर्ट कर रहा है, कोई स्पेशल फाइल्स को हर्ट कर रहा है, कोई मेमोरी में जा रहा है. बट जो मल्टीपल काम करता है, दैट इज़ मल्टीपर्पज़ जो है वो ये वायरस है. ये एट ए टाइम बूट सेक्टर को भी हमारे नुकसान पहुंचा सकता है. एट ए टाइम एक फाइल को, एक प्रोग्राम को, किसी भी चीज़, बहुत सारी चीज़ों को एट ए टाइम इफ़ेक्ट कर सकता है. बूट सेक्टर प्लस कोई फाइल है, कोई और प्रोग्राम है हमारे सिस्टम में, तो एट ए टाइम बहुत सारे चीज़ों को ये वायरस जो है वो इफ़ेक्ट कर सकता है. और इसमें एक और क्षमता है, दैट इट विल री इन्फेक्ट ए सिस्टम अगेन एंड अगेन इफ़ ऑल द पार्ट्स आर नॉट रिमूव्ड. यही मैंने आपको लिखा है, दिस वायरस कैन इन्फेक्ट द एंटायर सिस्टम. ये सारे सिस्टम को ख़राब कर सकता है. क्यों? क्योंकि ये हर एक जगह एट ए टाइम स्प्रेड हो सकता है. और एट ए टाइम एक जगह स्प्रेड होने से इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बन जाती हैं. तो अगर इसकी हर एक कॉपी को रिमूव नहीं किया जाएगा, हर एक पार्ट को रिमूव नहीं किया जाएगा, तो ये हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. और इससे आइडेंटिफाई करना भी थोड़ा मुश्किल होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है ये अफेक्ट करता है बूट सेक्टर को, प्रोग्राम फाइल्स को, इम्पॉर्टेंट बूट सेक्टर एंड प्रोग्राम फाइल्स को. अब इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट आया था गोस्ट बॉल. और गोस्ट बॉल जो था हमारा फर्स्ट मल्टी पार्टेड वायरस था.
नेक्स्ट, ओवरराइट वायरस। ओवरराइट वायरस जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये क्या करेगा, प्रोग्राम्स के, फाइल्स के, फोल्डर्स के सब जगहों पे ओवरराइट कर देगा। मतलब कि इवन ये इतना कैपेबल होता है कि किसी फोल्डर का नाम ही चेंज कर दे, किसी फाइल का नाम चेंज करके, ना कि उनके कंटेंट्स को इफ़ेक्ट करता है, ना कि उनके कंटेंट्स को ओवरराइट करता है, ये पूरे के पूरे फोल्डर का नाम चेंज कर सकता है। फ्रॉम द नेम itself, the virus overwrites the content of a file, losing the original content. It infects the folder, files and even the program. अब इसमें एक बहुत ही फेमस है ट्रोजन रिबूट वायरस। TRG स्टैंड्स फॉर ट्रोजन रिबूट वायरस। तो ये एक ऐसा वायरस था जो रीस्टार्ट कर देता था हमारे सिस्टम को अगेन एंड अगेन। नेक्स्ट, polymorphic virus. Polymorphic virus. Polymorphic virus is a virus that change its virus signature, that is its binary pattern, every time it replicates and infects a new file in order to keep from being detected by an antivirus program. It is a self-encrypted virus designed to avoid the detection by a scanner. अब ये बहुत ही शैतान वायरस था। ये शैतान क्यों था फ्रेंड्स? क्योंकि ये क्या करता था, जब भी ये किसी फाइल को इन्फेक्ट कर जाता था तो अपना सिग्नेचर छोड़ जाता था। एक किस्म का सिग्नेचर क्या हुआ, सिग्नेचर हुआ एक फिंगरप्रिंट अपना छोड़ जाता था कि मैंने इसे इफ़ेक्ट कर दिया है। और एवरी टाइम इट रेप्लिकेट्स इन्फेक्ट्स ए न्यू फाइल इन ऑर्डर टू कीप फ्रॉम बीइंग डिटेक्टेड बाय एन एंटीवायरस। खुद एंटीवायरस को बता के जाता था कि मैंने आपका जो प्रोग्राम है वो इन्फेक्ट कर दिया था, और उसके लिए ये अपना एक सिग्नेचर छोड़ जाता था। और जो सबसे फेमस हुआ था उसका नाम था 1/2 वायरस। ये जो 1/2 वायरस था ये क्या करता था, ये जो 1/2 वायरस था ये क्या करता था कि जैसे ही हाफ हार्ड डिस्क हमारी करप्ट कर देता था तो खुद ही बता देता था कि हाफ जो है वो मैंने करप्ट कर दी है। तो ये एक पॉलीमॉर्फिक वायरस था। द लास्ट वन एंड द इम्पॉर्टेंट वन virus is stealth virus, a computer virus that actively hides itself from antivirus software by either masking the size of the file that it hides in or temporarily removing itself from the infected file and placing a copy of itself in another location or the drive, replacing it in an infected file with an uninfected one that it has stored on the hard drive. जो ये स्टिल्थ वायरस था ये एक ऐसा वायरस था जो कि अपनी लोकेशन चेंज कर देता था। ये इस वायरस को एक एंटीवायरस से डिटेक्ट करना, स्कैन करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये हर टाइम अपनी आपको हाइड कर लेता है। और हाइड कैसे करता है? अपनी लोकेशन को चेंज कर करके। तो इसे एक एंटीवायरस से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसमें जो सबसे पहला था इम्पॉर्टेंट स्टिल्थ वायरस था, डैट इज़ ब्रेन। मैंने ब्रेन आपके साथ ऊपर भी डिस्कस किया क्योंकि ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट वायरस है। ये फर्स्ट MS-DOS वायरस था। जी हाँ, ये फर्स्ट MS-DOS वायरस था। और इसे कुछ कंप्यूटर साइंटिस्ट, आई थिंक पाकिस्तान के थे, कुछ 2 भाई थे, वो उन्होंने इसे डेवलप किया था। पाकिस्तान के कंप्यूटर साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। और ये MS-DOS की फाइल्स को, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट करता था। तो ये थे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस। अब इन सारे वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए टाइम टू टाइम बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं मार्केट में, जैसे नॉर्टन, एवास्ट, कैस्परस्काई, बिट डिफेंडर, आप सुनते रहते हैं नाम। तो ये टाइम टू टाइम बहुत सारे एंटीवायरस जो हैं वो बहुत आते रहते हैं मार्केट में, जो कि ना
जो कि माफ़ कीजिए ना कि एक वायरस को डिटेक्ट करते हैं बल्कि एक मालवेयर, स्पाईवेयर, एडवेयर सब चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। तो ये थी मेरी एक वीडियो जो आप लोगों की डिमांड पे थी वायरसेस के ऊपर। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।